नमस्ते बच्चों। आज हम एक्विनास को आगे बढ़ाते हुए एक्विनास के कुछ विचारों का संक्षिप्त में वर्णन पढ़ेंगे, जिसके आधार पर एक्विनास को मध्य युग का एक समन्वयवादी विचारक माना जाता है। तो एक्विनास के हमने विधि या कानून संबंधित अवधारणा पढ़ी, विचारधारा पढ़ी कि किस प्रकार एक्विनास ने विधियों का या कानूनों का वर्णन किया, जिसमें उसने 4 प्रकार के कानून बताए। अब हम थोड़ा सा एक्विनास को पढ़ेंगे कि उसने राज्य के बारे में क्या बताया है, सरकार के बारे में उसके क्या विचार थे, उसने किस शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ बताया है, या फिर उस समय दास प्रथा के संदर्भ में एक्विनास के क्या विचार थे, धर्म सत्ता और राजसत्ता के क्या संबंध बताए हैं एक्विनास ने। तो इसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यों के बारे में एक्विनास ने अरस्तु के ही विचारों को अपनाया है कि राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो वह राज्यों को वो अरस्तु की तरह वो सामान्य हित पर आधारित राज्यों को अच्छा और न्यायपूर्ण मानता है, और अपने हित पर आधारित या केवल अपने स्वार्थों पर आधारित राज्यों को वो निकृष्ट मानता है। तो इस आधार पर उसने राज्यों का वर्गीकरण किया, अच्छे और बुरे के आधार पे, जिसमें उसने निरंकुश शासन को सबसे खराब बताता है। और इस दृष्टि से वह राजतंत्र का, निरंकुश शासन को राजतंत्र का सबसे भ्रष्ट रूप बताता है। फिर उसके बाद उसने कुलीन तंत्र, मध्यवर्गीय जनतंत्र, सामंत तंत्र और लोकतंत्र के क्रम बताए हैं। इन सब में उसने राजतंत्र को एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था बताया है। तो अरस्तु की तरह ही उसने अरस्तु जो है उसने एक मध्यम वर्गीय लोकतंत्र शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ माना था, लेकिन एक्विनास ने राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताया है, और उसने राजतंत्र को इस आधार पे एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया कि इससे समाज में एकता आती है, संगठन आता है, क्योंकि शासन की जो बागडोर है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती है, और समाज का कल्याण भी राजतंत्र या एक व्यक्ति के शासन में है, ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे, एकता बनी रहे। तो इसलिए एक्विनास ने एक व्यक्ति के शासन को अर्थात राजतंत्र को एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताया, क्योंकि ईश्वरीय राज्य या शासन के अनुरूप होता है। तो इस प्रकार उसके अनुसार राजतंत्र एक श्रेष्ठ व्यवस्था है। फिर उसने सरकार के बारे में भी कुछ अपने विचार व्यक्त किए। सरकार के उसने कुछ कार्य बताए हैं कि सरकार का सबसे प्रमुख कार्य ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना होता है जिसमें रहकर जनता अपने जीवन को उचित तरीके से व्यतीत कर सके। तो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना सरकार का महत्वपूर्ण कार्य उसने बताया है, जिसमें उसने सरकार के कुछ और कार्य भी बताए हैं, जैसे कि कानूनों का उचित पालन की व्यवस्था की जानी चाहिए, उचित पुरस्कार और दंड की व्यवस्था समाज में होनी चाहिए ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। सरकार का एक अन्य कार्य बाह्य शत्रुओं और आक्रमणकारियों से अपनी सीमाओं की, अपने नागरिकों की रक्षा करना, अपनी सड़कों को सुरक्षित रखना, चोर डाकुओं से अपने राज्य की रक्षा करना, और अपने राज्य में मुद्रा और नाप तोल की समुचित प्रणाली और व्यवस्था को बनाए रखना, अपने राज्य की जनसंख्या को सीमित रखना भी उसने राज्य के या सरकार के कार्य बताए हैं। तो यहाँ पर राज्य के या सरकार के कार्यों के संदर्भ में उसकी विचारधारा यूनानी, रोमन और ईसाई विचारधारा का एक समन्वय है। इसीलिए एक्विनास को एक समन्वयवादी विचारक कहा जाता है। अब दास प्रथा के बारे में भी एक्विनास ने कुछ अपने विचार बताए हैं। तो उसने भी अरस्तु और ऑगस्टाइन की तरह दास प्रथा का समर्थन किया है, लेकिन यहाँ पर उसके विचार थोड़े से भिन्न हैं। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन विभिन्न व्यक्तियों की बौद्धिक योग्यताओं में अंतर के आधार पर किया, और ऑगस्टाइन ने दास प्रथा का समर्थन पापियों को दंड देने की एक ईश्वरीय व्यवस्था के रूप में किया। लेकिन एक्विनास ने दास प्रथा का समर्थन यह कहकर किया है कि इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य, उत्साह की भावना का संचार होता है, इसलिए उसने युद्ध में पराजित होने वाले सैनिकों को दास बताया है। और इस आधार पर उसने कहा है कि सैनिकों को युद्ध में अधिकाधिक वीरता जो है वो प्रदर्शित करने के लिए दासता प्रोत्साहित करती है, ताकि वह विजयी हो और दास नहीं बन सके। तो इस प्रकार दास प्रथा का समर्थन या दास प्रथा के संदर्भ में एक्विनास के जो विचार है वो थोड़ा सा व्यवहारिक है। तो यहाँ पर उसके विचार जो है वो एक तरह से रोमन इतिहास का ही एक उदाहरण है।
फिर एक्विनास ने धर्म सत्ता और राजनीतिक सत्ता के बीच के जो संबंध है उसके बारे में भी कुछ अपने विचार बताए हैं, क्योंकि उस समय धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के जो पारस्परिक संबंध का जो एक प्रश्न है वो मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। और उसी आधार पर एक्विनास ने भी मध्यकाल में जो दृष्टिकोण प्रचलित था उसका समर्थन किया है। और इस आधार पर उसकी मान्यता यह थी कि सत्य और मानव जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण सत्य है वह ईश्वरीय विश्वास के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार एक्विनास ने कहा है कि विश्वास के क्षेत्र में जो अंतिम जो सत्ता है वह चर्च की सत्ता है, इसलिए लौकिक क्षेत्र में भी चर्च की सत्ता को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार उसने यहाँ पर शासन या शासक को भी यह निर्देश दिए हैं कि वह लौकिक कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपादित करे और राज्य के जो भी कार्य है वो पादरी वर्ग या चर्च की शिक्षाओं या कानूनों के अनुसार संपादित करे। तो यहाँ पर उसने शासक को आदेश दिया है कि चर्च की आज्ञाओं का पालन करे और यदि वह उसकी अवहेलना करता है तो उसको पदच्युत कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मध्यकाल में उस समय पोप का यही विचार था कि राजा ईश्वर का एक प्रतिरूप होता है, इसलिए अगर वो चर्च की अवहेलना करे तो उसको राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। ऐसी एक्विनास की अवधारणा थी। तो एक्विनास का यह जो विचार है वह इस आधार पर था कि नागरिक कल्याण और मुक्ति संबंधी सभी विषय जो है उसमें पोप को शासकों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता और नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने पोप की सत्ता को राज्य की सत्ता के ऊपर बताया। तो इस प्रकार उसने चर्च को लौकिक और आध्यात्मिक सभी मामलों में एक सर्वोच्च स्थिति प्रदान की राजनीतिक सत्ता के ऊपर। तो यहाँ पर एक्विनास ने राज्य और चर्च के आपसी संबंधों के संदर्भ में उसने एक प्रकार से यह कहा है कि जैसे राज्य रूपी जहाज पर राजा जो बड़े की तरह होता है और उसमें चर्च जो है वो उस जहाज के एक चालक की तरह होता है जो कि उस राज्य रूपी जहाज को सही दिशा में ले जाता है और उस पर अनुशासन रखता है। तो इस प्रकार राज्य उसके शासक पर उसने चर्च के नियंत्रण की बात बताई है। तो इस प्रकार एक्विनास के अनुसार राज्य जो है वो समस्त राज्य के जो समस्त नागरिक या संस्थाएं हैं उस पर चर्च का प्रभुत्व होता है। इस प्रकार उसने पोप और चर्च की सत्ता को राज्य की सत्ता के ऊपर बताया है। और इस प्रकार एक्विनास के लिए चर्च एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो कि लौकिक संस्थाओं को पूर्णता प्रदान करती है, यानी कि वो राज्य को पूर्णता प्रदान करती है और वो राज्य के ऊपर एक श्रेष्ठ संस्था की तरह होती है। तो इस प्रकार एक्विनास के ये विचार जो है हमने पढ़े हैं। न्याय के संदर्भ में भी उसकी धारणा जो है वह यह है कि कानून और न्याय को वो परस्पर संबंधित विषय मानता है। और यहाँ पर न्याय के संदर्भ में उसका मत रोमन विधि शास्त्रियों की तरह ही है। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार है, वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार रखने का पूरी एक इच्छा होती है हर व्यक्ति की, और इसी आधार पर वो न्याय को एक मौलिक तत्व मानता है और जिसमें कि वो समानता के आधार पे वो कहता है कि न्याय एक मौलिक तत्व है। और इस समानता को दो प्रकार से मानता है, प्रकृति के आधार पर और मानवीय आधार पर समानता। तो यहाँ पर वो न्याय में एक तो प्राकृतिक समानता को स्वीकार करता है और दूसरा कि जब समाज में कोई रीति रिवाज या शासक के जो आदेश होते हैं वो दो तरह से समान होते हैं। तो इस आधार पे एक्विनास ने न्याय के संदर्भ में एक विचारधारा उसकी है कि न्याय और कानून जो है वो परस्पर संबंधित विचारधाराएं होती है। तो इस प्रकार एक्विनास जो है वह राजनीतिक क्षेत्र में उसने अरस्तु की कुछ कृतियों को पुनर्जीवित किया और उसने उस समय एक तरह से मध्ययुगीन यूरोप का एक नेतृत्व किया एक्विनास ने। और इस आधार पर एक्विनास जो है एक ऐसा विचारक था जिसने ईश्वर, प्रकृति और मानव के बीच के घनिष्ठ संबंधों को और समाज और शासन सत्ता को एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रखने का समर्थन किया। धन्यवाद।